नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान में अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। दोस्तों, मेरी पुस्तकालय में मेरी दोस्तों जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहले बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। दोस्तों, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। दोस्तों, यह तिथि आपको याद रखना है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर ससर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। दोस्तों, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी कि भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये सभी भाषाएं भारोपी परिवार की हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए दोस्तों, मातृ संस्कृत में था और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्दों में था। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? दोस्तों, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। दोस्तों, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। इतिहासकार वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे
ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। दोस्तों, यह ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। दोस्तों, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र की एक पुस्तकालय में संग्रहित है या सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई सूक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। मवेशी, घोड़े और रथ। दोस्तों, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व
अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग इसका बनेगा दासी। दोस्तों, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। दोस्तों, ये शिलाखंड महापाषाण, महा जिसका मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। दोस्तों, ये इस डेट को आपको याद रखना है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। दोस्तों, यह एक कटार का चित्र है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्टहोल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। दोस्तों, यह इनाम गांव जो है यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। दोस्तों, यह इनाम गांव जो है यह वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है।
एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं दोस्तों हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या का था या फिर स्त्री का। दोस्तों कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे दोस्तों उस समय। कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या फिर कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। दोस्तों इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा की गई थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी, इसलिए उन्होंने 360 हड्डियों का जिक्र किया था। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। दोस्तों इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही।